हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभव एकेडमी। गाइस, वर्ग 3 का पेपर जल्द ही होने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करा रही है और आज हम मैथ के 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विथ इजी एक्सप्लेनेशन। गाइस, इस प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे उसी क्वेश्चन को हमने फ्री मॉक टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में क्लिक करके आप फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपने कहां पर क्या गलती की उसे समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसके साथ ही आगे की वीडियो और फ्री मॉक टेस्ट को मिस ना करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकॉन को दबाएं। आइए शुरुआत करते हैं बाल विकास के भाग 7 से। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। इसका सही आंसर है विकास उकसाने से नहीं होता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। कथन सत्य नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दूसरा नंबर जो है बी नंबर है, विकास उकसाने से नहीं होता है, यह कथन सत्य नहीं है। आइए समझते हैं इसके बारे में। विकास के संदर्भ में माना जाता है कि इसकी प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं। विकास उकसाने वाला नहीं बल्कि प्रोत्साहित करने वाला होता है। यह सांस्कृतिक परिवर्तनों से निरंतर प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं जो व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है? तनाव और क्रोध। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किशोरा अवस्था। आइए और समझते हैं इसके बारे में। तनाव और क्रोध बालक की किशोरा अवस्था में होते हैं। इस अवस्था में बालक में संवेगात्मक विकास तेजी से होता है। संवेगात्मक विकास होने से बालक में तनाव एवं क्रोध की भावना जागृत होने लगती है। बालक के व्यवहार में तेजी से परिवर्तन होने लगता है। संवेगात्मक विकास बालक के तनाव एवं क्रोध को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल सही। दूसरा, विकास की प्रक्रिया मां के गर्भ से प्रारंभ होती है तथा मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। बिल्कुल सही। मां के गर्भ से प्रारंभ होती है विकास की प्रक्रिया और मृत्यु तक चलती रहती है। फोर्थ देखते हैं। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करती है। यहां लिखा है नहीं करती है, तो इसका सही दो अपन के पास वाक्य है, पहला और दूसरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। आइए और समझते हैं इसके बारे में। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया मां के गर्भ से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। इस दौरान मनुष्य विकास के विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का अनुसरण करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शरीर के अपशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकालना। यह सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से इसका कोई संबंध नहीं है। आइए और समझते हैं इसके बारे में। सामाजिक अनुमोदन, संवेगात्मक सुरक्षा एवं सानिध्य की आवश्यकता बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित माने जाते हैं, जबकि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से बिल्कुल ही संबंधित नहीं है। दोस्तों, अपशिष्ट पदार्थ अर्थात मल मूत्र जैसी चीजें जो शरीर से निकलती हैं वो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आनुवांशिकता को कौन सी सामाजिक संरचना माना जाता है? आनुवांशिकता, जेनेटिक्स। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्थिर। आइए और समझते हैं इसके बारे में। आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है।
माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुण का संतानों में अवतरित होना आनुवांशिकता कहलाता है। सामाजिक संरचना भी आनुवांशिक गुणों के अनुसार विकसित होती है। जीव विज्ञान में आनुवांशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला पर्यावरण के साथ, दूसरा जीवन के साथ, तीसरा प्रकृति के साथ और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आइए समझते हैं इसके बारे में। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन पर्यावरण, प्रकृति एवं जीवन के साथ करता है। व्यक्तित्व का निर्माण विद्यमान वातावरण के अनुरूप होता है। पर्यावरण, प्रकृति एवं जीवन के साथ स्थायी समायोजन के परिणाम स्वरूप व्यक्तित्व का सृजन होता है। पर्यावरण, प्रकृति एवं जीवन के अनुकूल अपने आप को समायोजित करना व्यक्तित्व स्थायी समायोजन कहलाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक विकास का यहाँ पे जो सुमेलित किया गया है वो वातावरण से किया गया है। आइए समझते हैं इसको। सामाजिक विकास वातावरण का परिणाम माना जाता है। सामाजिक विकास के साथ नई रुचियों, नए व्यवहार तथा नए प्रकार के मित्रों के चुनाव में वृद्धि होती है। सामाजिक विकास का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और व्यक्तित्व विकास से घनिष्ठ संबंध है। सामाजिक व्यवहार के अनुरूप ही बालक सामाजिक वातावरण में अधिगम करता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एरिक एरिक्सन। आइए और पढ़ते हैं इनके बारे में। मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक एरिक्सन ने दिया है। एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार पूरा जीवन विकास के 8 चरणों से होकर गुजरता है। प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट विकासात्मक मानक होता है जिसे पूरा करने वाली समस्याओं का समाधान करना आवश्यक होता है। एरिक्सन के अनुसार समस्या कोई संकट नहीं होती है बल्कि संवेदनशील और सामर्थ्य को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण बिंदु होता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, परिपक्वन। आइए और पढ़ते हैं इसके बारे में। पियाजे के अनुसार भाषा, सामाजिक अनुभव एवं क्रियाकलाप ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, जबकि परिपक्वन संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित नहीं करता है। संज्ञानात्मक विकास का संबंध मानसिक विकास से माना जाता है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बदलाव की प्रक्रिया इसे कहलाती है आत्मसातकरण। इसे कहते हैं आत्मसात करना। और समझते हैं इसके बारे में। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया आत्मसातकरण कहलाती है। इसके अंतर्गत किसी नवीन सोच या विचार को अपनाया जाता है। सभ्यता एवं संस्कृति को अपनाना भी आत्मसातकरण का ही एक प्रतिरूप माना जाता है। समायोजन एवं अनुकूलन एक दूसरे से पर्याय है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे हम, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? बाल केंद्रित शिक्षा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गृह कार्य प्रदान करना। आइए और समझेंगे इसके बारे में। बालकों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, बालकों के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना तथा बालकों की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। बालकों को गृह कार्य प्रदान करना बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, समावेशी शिक्षा की मुख्य प्रक्रियाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? पहला सामान्यीकरण, दूसरा शिक्षा की मुख्य धारा, तीसरा संस्था रहित शिक्षा और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आइए और पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा की मुख्य प्रक्रिया में सामान्यीकरण, शिक्षा की मुख्य धारा एवं संस्था रहित तीनों पक्ष शामिल होते हैं।
समावेशी शिक्षा का तात्पर्य समाज के सभी वर्ग समूहों को शिक्षा प्रदान करना है। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य न केवल दिव्यांग अथवा विशेष आवश्यकता वाले छात्रों तथा सामान्य छात्रों को एक साथ एक कक्षा में बैठने से संबंधित है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, समावेशित शिक्षा किस ओर इंगित करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य बच्चों व विभिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। इस प्रश्न के बारे में विस्तृत रूप से विवरण इसके पहले वाले प्रश्न में हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में। समावेशी शिक्षा मूलतः सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अभिप्रेरणा का अभाव। आइए और पढ़ते हैं इसके बारे में। अभिप्रेरणा के अभाव में अधिगम निर्योग्यता को इंगित करता है। अधिगम के लिए अभिप्रेरणा का होना आवश्यक और इसी से अधिगम के प्रति गहरी रुचि पैदा होती है। अधिगमकर्ता की सृजनशीलता बढ़ती है। अभिप्रेरणा ही अधिगमकर्ता के मन में जिज्ञासा पैदा करती है ताकि वह किसी चीज को सीखने के प्रति समर्पित हो। ऐसी अधिगम आसक्तता वाले बच्चे जो गणित को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? डिसकैलकुलिया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आइए और पढ़ते हैं, गणित को समझने में कठिनाई महसूस करने वाले बालक डिसकैलकुलिया नामक अधिगम आसक्तता के शिकार होते हैं। ऐसे बालक गणित के साधारण प्रश्न को भी हल नहीं कर पाते हैं और इस कारण गणित विषय के प्रति अनिच्छा जाहिर करते हैं। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। इसका सही आंसर होगा अपनी रुचि से भाग लेते हैं, उनकी स्वयं की इच्छा, उनकी स्वयं की रुचि। और समझते हैं इसके बारे में। बच्चे अपनी स्वयं की रुचि से अधिक सृजनशील होते हैं। रुचि उत्पन्न होने पर वे स्वयं अधिगम करने लगते हैं। उन्हें ऐसा कार्य नीरस नहीं लगता है, वे अभिप्रेरित होकर कार्य करते हैं। दूसरे के आदेश पर या दबाव में कार्य करने पर उनकी रुचि समाप्त हो जाती है और कार्य के प्रति उनका प्रदर्शन भी निराशाजनक होता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सीखने का है? सही आंसर है आनुभविक। आइए और पढ़ते हैं इसके बारे में। आनुभविक क्षेत्र अधिगम के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि व्यावसायिक, भावात्मक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र सीखने हेतु उपयुक्त नहीं माने जाते हैं। अनुभव से सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। मनुष्य जैसे जैसे कोई कार्य करता है, उसकी अनुभविक क्षमता बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, आकलन का प्रयोजन है। पहला, सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया में सुधार लाना। बिल्कुल सही, यही होगा सही आंसर, सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया में सुधार लाना। और समझते हैं इसके बारे में। आकलन का मुख्य उद्देश्य बालक के ज्ञान का मूल्यांकन करना है ताकि बालक में ज्ञान की कमी की स्थिति में सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया में सुधार लाया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसे शिक्षार्थी जिनकी बुद्धि डैश डैश मतलब किस प्रकार की होती है, ज्यादातर वे भविष्य में वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, साहित्यकार आदि बनते हैं। उन्हें कहा जाता है अमूर्त। अर्थात ऐसे शिक्षार्थी जिनकी बुद्धि अमूर्त प्रकार की होती है, वे भविष्य में वकील, डॉक्टर, दार्शनिक बनते हैं। और पढ़ते हैं इसके बारे में। ऐसे कई विद्यार्थी जो काफी प्रतिभाशाली होते हैं एवं अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं, ज्यादातर वे भविष्य में वकील, डॉक्टर, दार्शनिक एवं साहित्यकार बनते हैं। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, एक बालक पेन PEN को NEP अर्थात उल्टा शब्द पीछे से आगे लिखता है। यह बालक किस समस्या से ग्रस्त है? इस तरह की समस्याओं को कहते हैं डिस्ग्राफिया। आइए समझते हैं इसके बारे में। लिखने संबंधी अशक्तता को डिस्ग्राफिया कहते हैं। इसमें या तो बच्चा लिख नहीं पाता या लिखावट ठीक नहीं होती। पेन को NEP लिखना इस समस्या को दर्शाता है।
दोस्तों, मैं जो भी क्वेश्चन पढ़ता हूं उनका जो भी आंसर, मैं चाहता उन आंसरों को आपको केवल बोलकर बता देता, लेकिन जो भी आंसर मैं आपको बताता हूं वो सामने लिखे भी हुए हैं कि अगर सुनने में कहीं पे आपको त्रुटि हो गई हो तो उन्हें आप स्वयं वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें और भी कई विषयों के, कई सब्जेक्टों के, कई परीक्षाओं के वीडियोस आपको आसानी से मिल सकेंगे। नमस्कार दोस्तों।